हेलो एवरीवन। साथियों, सभी लोगों का अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। साथियों, ये आज हमारी क्लास नंबर 15 है, जिसमें हम लोग मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसके टॉप 25 न्यू एमसीक्यू जो मैं आपको एम लक्ष्मीकांत न्यू एडिशन से बनाता हूं वो कराऊंगा। साथियों, बीच में आपकी 2-3 दिन क्लास बाधित रही है क्योंकि स्ट्राइक आने की वजह से यूट्यूब ने एक ऑप्शन तो मैं अपील करके ओपन करा लिया हूं, जिसमें आपको मैं ये रिकॉर्डेड वे में क्लास अपलोड कर सकता हूं। लेकिन लाइव वाला जो सेशन है वो अभी स्टार्ट होने में लगभग यूट्यूब को 1 हफ्ते से 10 दिन का समय चाहिए। तो ऐसे में 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए आपकी जो क्लास होगी वो आपको रिकॉर्डेड वे में मिलेगी। उसके बाद से जैसा आपका 5-15 पे लाइव क्लास होता था उसी तरीके से हम लोग लाइव सेशन में जुड़ना शुरू कर देंगे। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा। थोड़ा सा आप लोगों ने बहुत मेरा साथ दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग बस जहां पे भी है पढ़ते रहिएगा। आपको टारगेट टेलीग्राम पे मैं देता रहूंगा डेली का डेली, और आगे की जो भी उसकी क्लास होगी वो रिकॉर्डेड वे में आपको मिलती जाएगी, ठीक ना। बस 1 हफ्ते 10 दिन आप लोगों को एडजस्ट करना है। अब आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या यहाँ पे मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद में क्या कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना बेहद जरूरी है, जो आपको समझना है। सबसे पहले जब हम मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति और नियुक्ति की बात करेंगे, जब हम संवैधानिक स्थिति को पढ़ते हैं तो अब यहां पे देखिएगा, जिस तरीके से केंद्र में आप देखेंगे राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है और राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान होता है, ठीक उसी तरीके से राज्यपाल में आप देखेंगे, राज्य में आप देखेंगे तो राज्यपाल जो होता है ये यहां का संवैधानिक प्रमुख होता है और नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति इस राज्यपाल के अंतर्गत शामिल होती है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि केंद्र में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्यों में जो मुख्यमंत्री होता है वो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। मतलब कि जब आप राज्य और केंद्र को पढ़ रहे हैं तो दोनों को तुलना करके पढ़िए। जब तुलना करके आप पढ़ेंगे तो दोनों में चीजें सेम होती हैं, कुछ बहुत माइनर डिफरेंस होते हैं, अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और इसे चीजें याद करने में लॉन्ग टाइम के लिए आपको मदद देंगी। अब आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि नियुक्ति के संदर्भ में आर्टिकल 164। देखिए, जैसे आप देखते हैं ना कि जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं, ठीक उसी तरीके से आर्टिकल 164 के तहत आप देखेंगे तो राज्य में जो भी आपके मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। ये आप सभी लोगों को यहां पे ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, राज्यपाल क्या करेगा, तो जो भी विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा उसको वो मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त करेगा या सरकार बनाने के लिए उनको आमंत्रित करेगा। ठीक यही प्रावधान केंद्र में होता है। लेकिन मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी जो दल है वो 50+1 51% का क्राइटेरिया जब फुलफिल नहीं कर पाता है तो केंद्र में भी राष्ट्रपति को यह विवेकाधिकार दिया गया है और राज्य में राज्यपाल को दिया गया है कि वह क्या कर सकते हैं, स्पष्ट बहुमत न होने पर अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके सरकार बनाने के लिए कह सकते हैं। लेकिन 1 महीने के अंदर उस सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, और वो चाहे गठबंधन करके करे चाहे जैसे भी करे। ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर रखना है, केंद्र से कनेक्ट करके राज्य को पढ़िएगा। अब यहां पे देखिएगा, मान लीजिए कि अगर सपोज दैट कोई ऐसा राज्य है, 28 राज्य है भारत में, भारत के 28 राज्य में सब में तो विधान परिषद है नहीं, 6 राज्य में ही है, तो बाकी जगह तो केवल विधानसभा है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है जहां पे विधानसभा या विधान परिषद है, या मान लीजिए कोई ऐसा ही राज्य है, जो भी राज्य इसमें है जहां पे विधानसभा है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वहां पे चुनाव हुआ और जितने भी विधायक पहुंचे उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, ऐसे में जो बाहर का व्यक्ति है जो कि सभा उस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वहां विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, तो ऐसे में उसको मुख्यमंत्री राज्यपाल तो नियुक्त कर सकता है या मंत्रिपरिषद के रूप में नियुक्त कर सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर उसको क्या करनी पड़ेगी कि वहां पे जो भी सदन हो, अगर दोनों सदन हो तो दोनों में से किसी एक में, अगर एक सदन हो तो उस एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर वो नहीं लेता है तो उसका ऑटोमेटिक वो पद, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो चाहे मंत्रिपरिषद का हो, सॉरी मंत्री का हो, वो स्वतः समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। यही सेम बात आप केंद्र में अप्लाई करते हैं, ठीक ना, कि केंद्र में भी राष्ट्रपति क्या करता है, ऐसे में किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त कर सकता है जो राज्यसभा लोकसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंतर्गत उसको राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता होने उसके पास जरूरी होते हैं, ठीक ना। तो ये क्लियर होगा। आगे देखिए, अब यहां पे हम लोग मुख्यमंत्री के शपथ, कार्यकाल और वेतन की बात कर लेते हैं, फटाफट से यहां पे देख लीजिएगा। देखो, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। पद एवं गोपनीयता की शपथ क्यों दिलाई जाती है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मैंने आपको समझाया है, अगर आप लोगों को पता है तो आप
कमेंट सेक्शन में अपना एक आंसर जरूर दीजिएगा कि पद एवं गोपनीयता की शपथ क्यों दिलाई जाती है, पूरा लिखिएगा। देखो, शपथ होता है राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, किसको? तो आप यहां पे देख सकते हो मुख्यमंत्री साहब को। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और भारत की प्रभुता और अखंडता की शपथ ये लेते हैं। मतलब कि ये भारत की संप्रभुता और अखंडता की क्यों लेते हैं यहां पे? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं जनता से, तो भारत को ये खंडित न कर दें या भारत की संप्रभुता को हनन न पहुंचाएं, इसलिए इनको संप्रभुता और अखंडता का आप देखेंगे तो शपथ दिलाया जाता है। कार्यकाल आप देखेंगे तो इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अब देखो यहां पे समझने का प्रयास करना, देखो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कार्यकाल निश्चित नहीं है, कभी भी ये हट सकते हैं। उसका क्राइटेरिया आप सभी लोगों ने प्रधानमंत्री में पढ़ लिया है। लेकिन याद रखिएगा कि अधिकतर तौर पे जो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अपने प्रथम अधिवेशन, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक के लिए होते हैं, यही होता है। बाकी उनका निश्चित नहीं है। वो राज्य अगर केंद्र में है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे प्रधानमंत्री, और राज्यपाल राज्य में है तो मुख्यमंत्री जो होगा वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। आगे कह रहा है कि जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो बर्खास्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से आप देखते हैं कि केंद्र में लोकसभा में बहुमत जब तक प्राप्त है तब तक लोकसभा विघटित नहीं होती है, ठीक उसी तरीके से जब तक विधानसभा में यहां पे बहुमत प्राप्त है तब तक विधानसभा को विघटित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, सारे टर्म समझिएगा। वेतन एवं भत्ते देखिए, सीएम का वेतन एवं भत्ते का निर्धारण राज्य का जो विधानमंडल होता है उसके द्वारा किया जाता है। देखो, विधानमंडल क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है, आप लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। मैंने एक बार मेंटरशिप की क्लास में पूछा, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो गए। विधानमंडल आप ध्यान रखिएगा, अगर वहां पे उस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, इन तीनों को मिला करके विधानमंडल शामिल होता है, क्योंकि ये तीनों मिल करके क्या कर रहे हैं, किसी भी कानून को बना रहे हैं। विधानसभा वहां का जो सब निम्न सदन होता है वो होता है, अगर वहां पे विधान परिषद है तो वो उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा की भांति। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। कहा जा रहा है कि सीएम के जो वेतन और भत्तों का निर्धारण है वो राज्य की विधानमंडल करती है। विधानमंडल सदस्य को मिलने वाले वेतन के अलावा विशेष भत्ते भी आप देखेंगे तो मिलते हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्य में मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के संदर्भ में, आइए थोड़ा सा मुख्यमंत्री के कार्य को देखते हैं। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में क्या क्या शक्तियां मुख्यमंत्री को दी गई हैं, देखिए। मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश राज्यपाल से करता है। जिस तरीके से केंद्र में आप देखेंगे कि 543 लोग लोकसभा में निर्वाचित होकर के पहुंचे सांसद, तो अब उन सांसदों ने क्या कहा, उन सांसदों ने अपना एक टीम लीडर चुना। टीम लीडर चुन करके राष्ट्रपति साहब से कहा, साहब ये हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, इनको नियुक्त कर दीजिए। फिर प्रधानमंत्री अपने असिस्टेंट जो भी मंत्री होते हैं उनके लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजते हैं, तो राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देता है। ठीक यही प्रक्रिया राज्य में भी होती है कि जैसे ही सीएम नियुक्त होते हैं, जैसे मान लीजिए कि विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुन करके आए, उन्होंने कहा कि योगी जी को हम सीएम चाहते हैं, योगी जी सीएम बन गए, राज्यपाल ने नियुक्त कर दिया। अब योगी जी अपने असिस्ट के लिए कि कौन कौन किस किस मंत्री का पद हमको किसको किसको देना है, इसके लिए राज्यपाल को एक संदेशा भेजेंगे, एक उसमें पत्र भेजेंगे जिसमें इनका नाम होगा। राज्यपाल बस इनको उठेगा और उठ करके क्या करेगा, इनको मंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है। सेम वही सेम प्रक्रिया है केंद्र वाली, कनेक्ट करके पढ़ो। तो मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश राज्यपाल से कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। मंत्रियों के विभागों का आवंटन और फेरबदल करने का काम कौन करता है, तो जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री करता है उसी तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री करता है। मतभेद होने पर किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। तो अभी आप देखिए कि केंद्र में जिस तरह से प्रधानमंत्री किसी से भी त्यागपत्र मांग सकता है, उसी तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री मांग सकता है, ठीक ना, किसी भी अपने मंत्री से। अभी आप देखिए, जब काकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो भी जनजी जनरेशन वाले बच्चे, जो नीट वाले बच्चे जब धरना प्रदर्शन किए, तो उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा, उन्होंने अपने सूची में शामिल किया। तो अब वो जो इस्तीफा लिया गया होगा, ये आप देखेंगे प्रधानमंत्री ही उनका त्यागपत्र मांगा होगा, ठीक ना। तो वही राज्य में होता तो राज्य में मुख्यमंत्री मांगता। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु पे संपूर्ण मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। अब देखिएगा, जिस तरीके से, अब देखो सारा का सारा केंद्र की ही भांति है, बस यहां राज्य अप्लाई हो जाएगा, वहां प्रधानमंत्री हो जाएगा, यहां मुख्यमंत्री हो जाएगा, बस यही अंतर है। बहुत ज्यादा ये टफ पॉलिटी आपके लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बस थोड़ा सा इसको समझ के पढ़िएगा। आप क्या पढ़ते हो कि केंद्र में अगर जो भी मंत्रिपरिषद है और उसमें प्रधानमंत्री की आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाए, तो ऐसे में लोकसभा विघटित हो जाएगी तुरंत। लेकिन अगर उसी केंद्र में किसी मंत्री का पद त्यागपत्र दे दे या आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो लोकसभा विघटित नहीं होगी। अभी आप धर्मेंद्र प्रधान जी का एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं।
उसी तरीके से राज्य में अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री साहब की आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाती है तो तुरंत वह राज्य की विधानसभा जो होगी विघटित हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे आप देखेंगे कि राज्य के किसी मंत्री का त्यागपत्र आ जाए या अगर वो इस्तीफा दे दे तो ऐसे टर्म्स कंडीशन में वहां की विधानसभा विघटित नहीं होती है, ये क्लियर रखिएगा। आगे देखिए राज्यपाल के संदर्भ में शक्तियां, आर्टिकल 167 क्या क्या शक्तियां होती है इनको समझिएगा। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य तंत्र होता है कौन? तो आप देखेंगे मुख्यमंत्री सेतु का काम करता है। भाई मंत्रिपरिषद का हेड कौन है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री क्या करेगा? यहां पे राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का एक जरिया होगा। आगे देखिए प्रशासन व विधान संबंधी सभी निर्णय राज्यपाल को आप देखेंगे तो सूचित करता है। मतलब कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को सूचित करता है प्रधानमंत्री, वैसे राज्य में आप देखेंगे तो राज्यपाल को सूचित करेगा कौन? मुख्यमंत्री। आगे देखिए महाधिवक्ता, एसपी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति की सलाह भी देता है। तो यहां पे समझने का प्रयास करिएगा। महाधिवक्ता मतलब कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि केंद्र में नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं और महान्यायवादी केंद्र सरकार का वकील होता है। सदन जो केंद्र का सदन है, जो संसद है, उसमें वो किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है। ठीक ना? उसी तरीके से राज्य का जो महाधिवक्ता होता है आर्टिकल 165 के तहत इसकी भी नियुक्ति होती है और ये राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं मुख्यमंत्री की सिफारिश पे। ये राज्य सरकार का वकील होता है। राज्य के किसी भी सदन में अगर दो सदन है तो दोनों सदन में वो बैठ सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है। ठीक है? राज्य सरकार का ये वकील होता है। अधिकतर टर्म्स एंड कंडीशन में ये देखा गया है कि जो केंद्र में महान्यायवादी है और राज्य में जो महाधिवक्ता है, ये जब भी पार्टियां बदलती हैं, जब भी आप देखेंगे कि इनका कार्यकाल खत्म होता है तो ऑटोमेटिक जब दूसरी पार्टी आती है तो उनसे मतलब कि मेल खाता हुआ ही महान्यायवादी या महाधिवक्ता आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। आगे बढ़िए, मुख्यमंत्री में विधानमंडल में शक्तियां व अन्य भूमिकाएं देख लेते हैं। देखिएगा विधानमंडल के संदर्भ में कुछ बातों को देखिएगा। राज्यपाल को सत्र बुलाने, सत्रावसान करने की सलाह देता है। जिस तरीके से आप देखेंगे केंद्र में राष्ट्रपति को सत्र बुलाने और सत्रावसान करने की सलाह कौन देता है? आप देखेंगे मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद देते हैं। उसी तरीके से राज्य में कौन देगा? तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद देंगे। आगे कह रहा है कि किसी भी समय विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकता है। केंद्र में भी सेम यही प्रक्रिया है। सदन के पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। केंद्र में भी आप देखेंगे तो सदन के पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा होती है ताकि लोग जान सकें, उसका लाइव प्रसारण भी होता है, लोग जान सके कि हाँ चीजें कर क्या रही है सरकार। ठीक है ना? फिर आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण पद एवं भूमिकाएं। राज्य योजना बोर्ड का आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद जो होता है उसका क्रमवार उपाध्यक्ष होता है 1 वर्ष के लिए, कौन? मुख्यमंत्री। अंतरराज्यीय परिषद एवं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का कौन सदस्य होता है? कौन? मुख्यमंत्री। आपातकाल के दौरान राज्य का मुख्य राजनीतिक प्रबंधक होता है कौन? मुख्यमंत्री। तो ये जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री को कई जगह पे देखते हैं अध्यक्ष बनते हुए, उसी तरीके से ये यहां पे मुख्यमंत्री का है। ये एक ही जगह पे आपको सारा चीज दे दिया हूं, यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप लक्ष्मीकांत का ये समरी हमारे माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में बस कंप्लीट कर लीजिए। आप एग्जाम देकर के अच्छे से आइएगा, बस मेहनत करते रहिएगा, अपने साथ धोखा मत करिएगा। आप देखिएगा आपको फायदा बहुत होगा। आगे देखिए राज्य मंत्रिपरिषद संवैधानिक प्रावधान के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 163 कहता है राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। दूसरा कह रहा है आर्टिकल 164 की मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, शपथ और वेतन भत्ते की बात करता है। आर्टिकल 166 आप देखेंगे तो राज्य की सरकार के कार्य का संचालन जो होगा वो सभी के सभी कार्य किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। जिस तरीके से केंद्र का सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, उसी तरह राज्य का सारा कार्य होगा राज्यपाल के नाम पे। ठीक है ना? ये आर्टिकल 166 कहता है। आर्टिकल 167 कहता है राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। ठीक है ना? अब आप लोग यहां पे बताइएगा कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर आप देख रहे हैं तो आर्टिकल को बताइएगा। मैं इसी कमेंट सेक्शन से ही पकड़ लूंगा कि किस बच्चे ने पूरी क्लास देखी है, कौन सीरियस पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बीच बीच में 10-10 मिनट के गैप पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो मैं ये समझ सकता हूं कि उस बच्चे ने पूरा वीडियो देखा होगा। आर्टिकल 177 देखिए सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार की बात कहा जा रहा है। मतलब कि कहा जा रहा है कि किसी भी सदन में बोलने, भाग लेने का अधिकार बिना सदस्यता के वोट वो नहीं दे सकता है अगर उस सदन का सदस्य नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। देखो मंत्रिपरिषद का आकार, साइज लिमिट कैसा होना चाहिए?
आप लोगों ने देखा था कि एक बार क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में जगदंबिका पाल जी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इस 15% का क्राइटेरिया क्या किया था, मतलब कि अधिकतर लोगों को मंत्री दे दिया था, कुछ ना कुछ मंत्री का पद दे दिया था। अरे भाई, जब सबको मंत्री ही बना दोगे तो केंद्र में सांसद के रूप में या राज्य में विधायक के रूप में कौन काम करेगा? तो इसीलिए आप देखेंगे 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया और कहा गया कि चाहे लोकसभा में मंत्री का पद हो, चाहे राज्य की विधानसभा में मंत्री का पद हो, अगर लोकसभा में है तो प्रधानमंत्री को शामिल करके 15% से अधिक नहीं होगा, और अगर राज्य विधानसभा में है तो मुख्यमंत्री को शामिल करके 15% से अधिक मंत्री परिषद की संख्या नहीं होगी। तो जितना उस विधानसभा की संख्या होगी उसका 15% आप निकाल लीजिए। वहीं पे कह रहा है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ये 12 तो मिनिमम होनी ही होनी चाहिए, बाकी मैक्सिमम 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दल बदल अयोग्यता देखिए, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित सदस्य मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति पुनः चुनाव जीत करके ही फिर से मंत्री बन सकता है। तो ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए लागू है। अब देखो यहां पे जनजाति कल्याण मंत्री की बात कर रहा है, कह रहा है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक पृथक जनजाति कल्याण मंत्री होना अनिवार्य है। बिहार को 94वें संविधान संशोधन 2006 द्वारा मुक्त कर दिया गया था, पहले बिहार भी इसमें शामिल था। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखेंगे तो जनजातियों की संख्या आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी। अब आप लोग कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपने देखा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम अनुसूची आप सभी लोगों ने देखा होगा ना, कौन सा है? 6 है ना। 6 के तहत राष्ट्रपति विशेष प्रबंध करता है। मतलब कि जनजाति कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में होना ही होना चाहिए। ये एक अलग मंत्री का पद है। पहले इसमें बिहार भी शामिल था, लेकिन बिहार को अब 94वां संविधान संशोधन 2006 करके मुक्त कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। मंत्रियों का उत्तरदायित्व तो देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग राज्य में जा रहे हैं तो हम लोग मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद पढ़ रहे हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? देखो आर्टिकल 164 कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे आप देखेंगे कि लोकसभा सामूहिक रूप से केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। ठीक उसी की भांति आप देखोगे आर्टिकल 164 कहता है कि राज्य की जो विधानसभा, जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होगी, और वहीं पे राज्य के जो मंत्रिपरिषद होंगे व्यक्तिगत रूप से वो राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहां पे। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस पास होने पर पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। जिस तरीके से आप देखेंगे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है कि भैया हम आपके ही लोग होकर के आपसे ही खुश नहीं है, उसी तरीके से राज्यों में विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि भाई 6 राज्य में विधान परिषद भी है, तो क्या विधान परिषद में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? नहीं। जिस तरीके से राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते उस तरीके से विधान परिषद में नहीं ला सकते, क्योंकि कार्यपालिका किससे बनती है? लोकसभा के ही सदस्यों से मिलकर के बन रही है, और राज्यों में विधानसभा से मिलकर के बन रही है। विधानसभा के सदस्यों में को कुछ सदस्यों को कार्यपालिका में बनाया जा रहा है कि जो कानून बने उनको आपको लागू कराना है। ठीक ना, तो ये क्लियर रखिएगा। एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, मतलब कहने का मतलब कि सभी के सभी एक साथ तैरेंगे और डूबेंगे तो एक ही साथ डूबेंगे, ये नहीं कि कोई बच जाएगा कोई मर जाएगा। ठीक ना। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो देखिए, इंडिविजुअल, आर्टिकल 164 के तहत मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है, राज्यपाल ही इनको नियुक्त करता है। ये तो विधायक के रूप में न निर्वाचित होकर के आए, कहां पे? राज्य विधानसभा में। लेकिन जब मंत्री बने तो मंत्री के लिए नियुक्ति के लिए आदेश कौन दिया? मुख्यमंत्री ने कहा राज्यपाल को कि भैया नियुक्त कर दीजिए इनको, ये मंत्री फलाना मंत्री राज्यपाल ने नियुक्त कर दिया, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण कर रहे हैं पद। राज्यपाल किसी मंत्री को केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही आप देखेंगे तो बर्खास्त भी करेगा, अपने आप नहीं करेगा। भारत में मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखेंगे तो नहीं होता है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, नहीं होता है। आगे बढ़िए, मंत्रिपरिषद की संरचना और कैबिनेट के देखिए। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विभाग, गृह, वित्त, शिक्षा आदि के प्रमुख जो विभाग होते हैं उनका ये दर्जा संभालते हैं, उनका ये पद संभालते हैं मंत्रियों का। नीति निर्धारण में मुख्य भूमिका एवं कैबिनेट बैठकों में अनिवार्य इनकी उपस्थिति होती है, इनको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री जो होते हैं इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, यह कैबिनेट से संबंध किया जाता है, मतलब कि ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं
और न ही उसकी बैठक में स्वतः भाग लेते हैं, बस उनको सहयोग करते हैं। वहीं पे उप मंत्री आप देखेंगे, इन्हें कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं मिलता है, ये वरिष्ठ मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक व संसदीय कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। मतलब कि अगर आप देखें तो ये तीनों मिलकर के क्या बन गए, ये तीनों मिलकर के बाबू क्या बन गए, मंत्री परिषद। क्या बन गए, मंत्री परिषद, ठीक ना, केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी। लेकिन केवल और केवल ये जो कैबिनेट है, ये कैबिनेट मिलकर के क्या बन गया, मंत्रिमंडल। मैंने आपको पीछे समझाया था जब मैंने केंद्र का मंत्रिपरिषद पढ़ाया था, तो कैबिनेट स्तर के ही मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, जिनको किचन कैबिनेट कहते हैं। ये राज्य में भी होता है, केंद्र में भी होता है, लेकिन इन तीनों को मिलाकर के मंत्रिपरिषद बनता है, जो कि एक बड़ा रूप होता है। क्लियर, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्रिमंडल क्या होता है, देखिए मंत्रिपरिषद का एक छोटा प्रशासनिक अंग है, केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। यह राज्य की सर्वोच्च आप देखेंगे तो नीति निर्धारक संस्था होती है। तो क्लियर होगा, अगर किसी को क्लियर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट डाल दीजिएगा, अगली क्लास में मैं आपको आगे की चीजें मैं इसको समझा दूंगा। आगे देखिए कैबिनेट समितियां व सरकारी आयोग की सिफारिशें देखिए। कैबिनेट समितियां देखिएगा, यहां पे समझने का प्रयास करिएगा। ये गैर संवैधानिक कार्यकारी निकाय होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, अस्थाई और तदर्थ। अस्थाई का मतलब जो एकदम परमानेंट होती है, तदर्थ का मतलब कि कुछ समय के लिए बस बनाई जाती हैं। परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा ये गठित की जाती हैं। वहीं पे सरकारिया आयोग आप देखेंगे तो 1983 से 88, जिसमें सीएम के चयन की क्या बात की गई है, देखिए कहा गया कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त या गठबंधन दल को आमंत्रित किया जाएगा सरकार बनाने के लिए। दूसरी बात कहा गया सबसे बड़े एकल दल कोई अन्य समर्थन पर अवसर दिया जाएगा। तीसरा कहा गया चुनाव से पूर्व बने गठबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे आप मान लीजिए कि जो हम लोग कहते हैं ना कि 100% में से 51% जो हासिल कर लिया पार्टी, वो बहुमत, पूर्ण बहुमत हो गया। तो या तो पूर्ण बहुमत, अब मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी 51% नहीं पार कर पाया, तो ऐसे में पार्टियां क्या करती हैं, मान लो जो 48% पाया उसको क्या करना है, 3% और लाना है, तो किसी दूसरे पार्टी से गठबंधन कर लिया, 51 का क्राइटेरिया फुलफिल करके सरकार बना लिया। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा क्लियर रखिएगा आप लोग। अब देखो यहां पे कुछ परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए वन लाइनर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको देखिएगा। शमशेर सिंह मामला 1974 क्या है, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। ये जो किस मामले में विवाद कहा गया, तो शमशेर सिंह मामला 1974 में। एसआर बम्बई मामला 1994 में क्या कहा गया कि बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं केवल विधानसभा के पटल पर होगा। वहीं पे मंत्रियों की सलाह के बारे में देखिए क्या कहा जा रहा है, मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जैसे केंद्र में आप देखते हैं होता है यही सेम चीज, वही चीज राज्य में होता है। विधान परिषद का सदस्य देखिए, विधान परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है, क्योंकि विधान परिषद को हम लोग राज्यसभा से तुलना करते हैं। तो आपने देखा होगा ना कि केंद्र में अगर मान लीजिए कि कोई मंत्री है और वो राज्यसभा का है, तो उसको बना दिया जाता है मंत्री। अगर जरूरत पड़ता है तो भाई उसके पास वो एलिजिबिलिटी है, तो उसको लगता है सरकार को कि नहीं यही होना चाहिए। तो उसी तरीके से राज्य में अगर विधान परिषद का भी सदस्य मंत्री राज्य में बन सकता है, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा जब विधान परिषद का सदस्य उस राज्य में मंत्री बनेगा तो वो सामूहिक रूप से या किसके प्रति जिम्मेदार होगा, विधानसभा के प्रति, क्योंकि वो मंत्री के रूप में काम कहां कर रहा है, विधानसभा में, न कि विधान परिषद में। ठीक ना। उप मुख्यमंत्री देखिए, उप मुख्यमंत्री पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, यह केवल राजनीतिक कारणों से बनाया जाता है। चाहे उप मंत्री हो गया, उप मुख्यमंत्री हो गया, चाहे उप प्रधानमंत्री हो गया, इनका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है पद का। ये आप देखेंगे तो इस वजह से बनाया जाता है। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि गठबंधन में पार्टियां सरकार बनती हैं। अब ऐसे में पता चला कि दो लोग उम्मीदवारी है मुख्यमंत्री के, तो एक को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसे ही केंद्र में होता था कि एक को प्रधानमंत्री बना दिया गया, ताकि कम से कम खुश रहे, वो राजनीतिक अस्थिरता ना आए, वो ये ना गुस्सा जाए फूफा की तरह, शादी विवाह वाले फूफा की तरह की, अरे भाई हमको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, ठीक ना, हम ही से मिलकर के गठबंधन किए हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये आपका यहाँ पे कुछ ये 23 मिनट में हम लोगों ने फटाफट रिविजन किया। अच्छा, कहीं कहीं पे जब मैं सेंटेंस बोल रहा हूं तो थोड़ा सा हो रहा होगा कि मिस लैंग्वेज थोड़ा सा फंस जा रही है, क्योंकि भाई चीजों को तुरंत माइंड में ला करके तुरंत आपको कैलकुलेट करके बताना है। एक्चुअली मैं यूट्यूब से बड़ा परेशान हूं। मैं दिन भर रात भर यूट्यूब पे काम कर रहा हूं, मेल कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, लेकिन मैंने सोचा कि आपकी क्लास बाधित ना हो, फिर भी मैं आपकी बीच बीच में क्लास रिकॉर्डेड वे में आपको देते रहूं डेली। तो थोड़ा सा वहां पे उस वजह से आप देख सकते हैं कि मेरा जो माइंड है अभी दूसरी तरफ लगा हुआ है, क्योंकि अगर नहीं यूट्यूब को मैं अपील कर पाया सही से तो ये चैनल डिलीट हो जाएगा, और मैं इसको बचाने के प्रयास में हूं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग भी यहाँ पे हमारा साथ और सहयोग जरूर दीजिएगा। चलिए अब आज का पहला प्रश्न हम लोग फटाफट से यहाँ पे प्रश्न आंसर सीरीज कर लेते हैं। आप लोगों को फटाफट से यहाँ पे आंसर देना है। मैं बहुत फास्ट चलूंगा, आप लोग
अपने हिसाब से रोक रोक करके करिएगा। पहला क्वेश्चन कहा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जल्दी से यहां पे बताने का आप सभी लोग प्रयत्न करेंगे कि यहां पे क्या पूछा गया है, इसका क्या आंसर है, मतलब कि किस के तहत नियुक्त करेगा। तो आर्टिकल कौन सा 164 के तहत आप देखेंगे राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। वहीं पे अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए एक विशेष और विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। दूसरा कह रहा है राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जबकि मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। और यहां पे आपसे यह पूछा गया है बाबू कि कौन सा कथन सत्य है, तो आप यहां पे क्या कहोगे, पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा कथन सही हो जाएगा, मतलब कि केवल और केवल बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो यहां पे सही होगा। क्योंकि आप देखो पहला क्या कहा, संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए एक विशेष और विस्तृत प्रक्रिया, एक बात गलत है, यह कहीं प्रक्रिया नहीं है संविधान में। वो तो एक विधायक के रूप में योगी जी ने चुन करके आए, उसके बाद से विधायक, जब बाकी विधायकों ने कहा ये हमारे टीम लीडर होंगे, राज्यपाल ने नियुक्त कर दिया, तो ये वाला पॉइंट पहला गलत हो गया। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है हाइपोथेटिकल प्रश्न, कह रहा है कि को राज्य एक्स का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। आप यहां अपना नाम डाल दीजिएगा और आप जिस राज्य के हैं वो राज्य डाल दीजिएगा। एक दिन के लिए आप लोग एक पल के लिए मुख्यमंत्री बन जाइए। मान लीजिए कह रहा है कि को नाम का कोई व्यक्ति है, उसको राज्य एक्स का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, लेकिन वह उस समय राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। इस संदर्भ में कौन सा कथन आपसे पूछा गया है कि सही है, फटाफट से बताइएगा। पहला कह रहा है उसकी नियुक्ति अवैध है क्योंकि केवल विधानमंडल सदस्य ही मुख्यमंत्री बन सकता है, यह बात गलत है। दूसरा कह रहा है उसे पद ग्रहण करने से 3 महीने के भीतर किसी सदन की सदस्यता अनिवार्य होनी चाहिए, 3 महीने नहीं होता है, 6 महीने यहां होता है। तीसरा कह रहा है उसे 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा उसका मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाएगा। तो यह बात सही है। अगर उस राज्य में विधान परिषद है, विधानसभा दोनों है, तो इनमें से किसी का भी सदस्य बन सकता है। केवल और केवल विधानसभा है, तो वो विधानसभा का सदस्य अगर 6 महीने में बन जाता है फिर से, तो वो रहेगा, नहीं तो पद समाप्त हो जाएगा। तो यहां सी वाला ऑप्शन आप देखिए ध्यान से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, कहीं पे भी कोई क्वेरी होगी, कंफ्यूजन होगा तो आप लोग बाबू पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चौथा क्वेश्चन देखो, नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, इसमें थोड़ा सा आपको यहां पे आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। पहला कह रहा है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। बीच में लगाओ यहां क्योंकि राज्यपाल किसी भी समय मुख्यमंत्री को अपनी व्यक्तिगत इच्छा से बर्खास्त कर सकता है, भले ही मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत क्यों ना प्राप्त हो। तो यहां पे देखो साफ साफ आपसे कहा जा रहा है कि पहला तो कथन सही है, कारण गलत हो गया। क्यों? राज्यपाल अपनी व्यक्तिगत इच्छा पर किसी को बर्खास्त नहीं करेगा जब तक यहां पे मंत्रिपरिषद नहीं कहेगी, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, या जब तक मुख्यमंत्री खुद न जाकर के उससे कहे कि हम पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसलिए सी वाला सही होगा। आगे बढ़िए, पांचवा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़े गए प्रावधान के अनुसार किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने % से अधिक नहीं होगी। कितने % से अधिक नहीं होगी? तो आपने देखा था कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इसमें अगर राज्य में है तो मुख्यमंत्री को शामिल करके 15% अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्र का है तो केंद्र में प्रधानमंत्री को शामिल करके 15% से अधिक का क्राइटेरिया नहीं करना चाहिए, और राज्य में न्यूनतम 12 मंत्री होने ही चाहिए मुख्यमंत्री को लेकर के, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के संदर्भ में आर्टिकल 167 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। सही कूट का आपको यहां पे चयन करना है, इसका आंसर करिएगा। थोड़ा सा आपको समय भी दे दे रहा हूं, रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं फटाफट भाग रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व खुद से करिएगा, जैसे मैं बोलूंगा स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां देखिए, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के संदर्भ में आर्टिकल 167 के तहत कौन सा सही है, यह आपसे पूछा गया है, यही आपको यहां पे बताना है। अब आपसे यहां पे कहा जा रहा है, पहला, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। तो ये तो बात सही है, राज्यपाल मांगेगा तो उसको संसूचित करेगा ही, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को करता है। दूसरा कह रहा है किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखेगा। तो ये दोनों की दोनों बातें यहां पे सही होंगी। जितने लोग भी सी ऑप्शन सोच पाए हैं उनका राइट आंसर है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे कहा, यदि राज्य विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो सरकारिया आयोग 1983 से 88 की सिफारिशों के अनुसार
राज्यपाल को मुख्यमंत्री के चयन में निम्नलिखित में से किसे पहली वरीयता देनी होगी, यह बात आपसे यहां पे पूछा गया है। जल्दी से आप लोग फटाफट से बताइएगा कि किसे इसमें से पहली वरीयता मुख्यमंत्री को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को देना होगा। पहला कह रहा है निर्दलीय सदस्यों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा करने वाली सबसे बड़ी एकल पार्टी, गलत। दूसरा कह रहा है चुनाव में सबसे बने पार्टियों का गठबंधन को, तो देखो यहां गठबंधन अगर हो गया तो स्वाभाविक सी बात है इसको यहां पे क्या करेगा, राज्यपाल एक मौका देगा, ठीक ना, कि भैया ठीक है आप सरकार बनाइए जब आप लोग आपस में सहमति हैं तो। इसीलिए आपने देखा होगा कि गठबंधन की सरकार जो होती है, अगर इसमें 2-3 पार्टियां मिलकर बनाती है तो राजनीति का स्थिरता बहुत आते हैं। आप देख लीजिए 90s के समय में जब भी गठबंधन की सरकार बनी है, सरकार हमेशा आप देखेंगे 6 महीना साल भर चल करके गिर ही गई है। क्यों? क्योंकि इसमें सब अपना अपना करने लगते हैं, हम ही बनेंगे, नहीं बने, गुस्सा के भाग गए। इसीलिए बाद में चल करके आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका 1985 में दल बदल अधिनियम जोड़ा गया अनुसूची 10 में, ताकि कहा गया कि मनमानी रूप से आप दल को नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, कथन और कारण में। कथन कह रहा है राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बीच में लगाइए तुरंत क्योंकि कारण कह रहा है यदि विधानसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो केवल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होता है, अन्य मंत्रियों को नहीं। अब यहां पे जो ये प्रश्न है इसमें साफ साफ कह रहा है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो काहे मुख्यमंत्री को त्यागपत्र काहे देना होगा, सभी के सभी मंत्री देंगे। इसलिए यहां पे आप कहेंगे कि केवल और केवल कथन सही है और कारण जो है वो यहां पे क्या कर दिया गया है, गलत कर दिया गया है। आगे बढ़िए, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है। अब देखिए यहां पे आपसे पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है, इसको समझिएगा। 9वां क्वेश्चन, पहला कह राज्यपाल केवल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। अब यहां पे देखिए ये तो बात सही कहा गया, आपसे पूछा है गलत। दूसरा कह रहा वह मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल करता है, बिल्कुल सही है। वहीं पे आप कह रहा है मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र के लिए कह सकता है, कौन, मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है मुख्यमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु से मंत्रिपरिषद का स्वतः विघटन नहीं होता है बल्कि दूसरा वरिष्ठ मंत्री कार्यकाल संभालता है, यही बात यहां पे गलत दिया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे इसमें गलत कौन सा है तो आप कहेंगे ऑप्शन डी गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अगर मुख्यमंत्री का राज्य में या केंद्र में प्रधानमंत्री का अगर मृत्यु हो जाए तो ऐसे में सीधे लोकसभा केंद्र में विघटित हो जाएगी और राज्य का है तो राज्य में राज्य विधानसभा विघटित हो जाएगा, ठीक ना। यहां पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर मंत्री की मृत्यु होती है तो उनकी जगह दूसरा किसी को मंत्री बना दिया जाएगा, तब यहां पे विघटन नहीं होगा। आगे देखिए आपसे कहा जा रहा है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आदिवासी मंत्री का होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा था कि किसमें संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, तो आप कहेंगे बिहार। क्यों? क्योंकि बिहार आप देखेंगे तो 94वां संविधान संशोधन 2006 में आप देखेंगे इसको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। बाकी आप देखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहां पे एक अलग से जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। पहले बिहार भी था उसमें, लेकिन बिहार को आप कहेंगे 94वां संविधान संशोधन 2006 द्वारा हटा दिया गया। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कह रहा है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच मतभेद होने पर मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति के संबंध में क्या प्रावधान है। ध्यान से समझिएगा, यहां पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच मतभेद होने पर मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति के संबंध में यहां आपसे पूछा गया कि क्या प्रावधान होगा। पहला कह रहा है मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में की जा सकती है, यह बात गलत है, न्यायालय में जांच नहीं हो पाएगी। दूसरा कह रहा है इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी है, और दी है तो क्या दी है। यही वाला ऑप्शन यहां पे सही है, ऑप्शन बी यहां पे देखिए सीधा सीधा सही दिया गया है। देखो मैं रिवीजन इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप देखो रिवीजन कर लेते हो, एक बार आप टारगेट पढ़ लेते हो और फिर क्वेश्चन करते हो तो आपको अलग आनंद आता होगा, मजा आता होगा। आगे चलिएगा, जितने भी अगर नए साथी देख रहे हैं, अच्छा लग रहा हो तो ऐसे ही जुड़े रहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको वादा जैसा किया हूं कि आपको पढ़ाऊंगा वैसे ही पढ़ा रहा हूं। आप सभी लोग जुड़ करके पढ़िए और भी बहुत जो भी साथी होंगे उनको बताइए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको जीएस से डर लगता है तो आप यहां आ जाइए और बस 2 महीने अपने आप को मेरे साथ दे दीजिए। मैं दावा करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, बस ईमानदारी से मेहनत करते रहिएगा। अगर आपको जीएस का डर ना भगा दिए तो आप कहिएगा, आप मेरा नाम तक बदल सकते हैं, ये इतना मैं दावा करता हूं, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। बस आपको लगन से जैसा जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे आपको लेकिन पढ़ना है, तब वैसे नाम नहीं बदलने दूंगा, ठीक है ना। आगे देखिए कथन और कारण, देखिए कथन और कारण वाले प्रश्न आ गए हैं। 12 नंबर का हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला कह रहा है कथन में
कि भारत में राज्यों के मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। बात तो सही है, इनका कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा जारी किसी सार्वजनिक अधिनियम या आदेश पर किसी मंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पे आप कहेंगे दोनों के दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और दोनों के दोनों चीजें आपस में सही भी दी गई हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली के संदर्भ में कैबिनेट के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को यहां पे देखना है, समझिएगा। कैबिनेट के बारे में कौन सा सही दिया गया? पहला करा है कैबिनेट में मंत्रिपरिषद के सभी स्तरों के मंत्री शामिल होते हैं, तो यह बात गलत है। केवल और केवल यहां पे आप देखेंगे तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तीनों शामिल होते हैं। दूसरा करा यह राज्य सरकार का मुख्य नीति निर्धारक अंग होते हैं, तो बी वाला पॉइंट यहां सही है। तीसरा करा यह राज्य विधानमंडल की एक अस्थायी समिति होती है, यह भी गलत है। चौथा करा इसके निर्णयों को मानने के लिए मुख्यमंत्री बाध्य नहीं होता, यह भी गलत है। तो ऑप्शन बी यहां पे देखिए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे करा कि राज्य सरकार के कार्यों के संचालन आर्टिकल 166 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, ये आपको यहां पे बाबू फटाफट से बताना है। जल्दी से आप सभी लोग यहां पे बताइएगा। आप सभी लोगों को 1 मिनट का मैं समय भी देता रहता हूं बीच बीच में 10-10 सेकंड का, ताकि आप लोग यहां पे चीजों को बता सकें। देखो, राज्य सरकार के कार्यों के संचालन आर्टिकल 166 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला करा राज्य सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां मुख्यमंत्री के नाम से ही मानी जाती हैं, यह बात गलत है। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से होती हैं और उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल के नाम से होती हैं। दूसरा करा राज्य सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां राज्यपाल के नाम से की हुई मानी जाएंगी, यही पॉइंट सही है। देख रहे हो कितना शानदार सा प्रश्न है। पॉलिटी में प्रश्न हमेशा आसान होते हैं, बस स्टेटमेंट में देकर के आपको वहां पे क्या कर दिया जाता है, कंफ्यूज करा दिया जाता है, ताकि आप कंफ्यूज होकर के गलत कर दें। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर क्या आपसे कहा कि यदि मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तो वह राष्ट्रीय विकास परिषद या नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में राज्य का प्रतिनिधित्व किस रूप में करता है? ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने आपसे बताया था कि मुख्यमंत्री के और भी कर्तव्य होते हैं। जब वह राष्ट्रीय योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है तो वह राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग में किस तरह का प्रतिनिधित्व की भूमिका संभालता है, यह आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है कि वह इसका पदेन सदस्य होता है, बिल्कुल सही बात। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग में क्या होता है, यह सदस्य होता है, ठीक ना। क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री साहब होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अच्छा, अभी हाल ही में नीति आयोग का सीईओ किसे बनाया गया है? अभी 2-3 दिन हुआ है बनाए। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं देखना चाहता हूं कि यहां तक कौन पहुंचा है, वही कमेंट करेगा ही करेगा, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण वाला प्रश्न है, इसको देखिएगा। कथन कह रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, क्योंकि कारण कह रहा है वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है और आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है। अब यहां देखो, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, यह भी बात सही है। और दूसरा कह रहा है वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है और आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है, यह भी बात सही है। लेकिन अगर यहां बीच में जब क्योंकि लगाओगे तो यहां पे सेंटेंस टूट जा रहा है। पढ़ो, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है क्योंकि वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है और आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है। क्या इसी वजह से राज्य सरकार का ही मुख्य प्रवक्ता होता है? आप कहेंगे नहीं, इस वजह से बाबू यहां पे ए और बी दोनों सही हो गए, लेकिन यहां पे सेंटेंस टूट जा रहे हैं, इस वजह से इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं दिया गया। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत को दर्शाता है? देख रहे हो प्रश्न कितना सा शानदार सा प्रश्न है। आपको बहुत आसान लग रहा होगा प्रश्न, किसी को टफ तो नहीं लग रहा है ना, किसी को यह प्रश्न बहुत टफ तो नहीं लग रहा है ना, बता दीजिएगा। कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत को कौन दर्शा रहा है? पहला कह रहा मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ये गलत। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यही बतिया दिखा रहा है व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तिगत जो आपका उत्तरदायित्व है। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से केंद्र में मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है, उसी तरीके से राज्य में मंत्री जो आप देखेंगे वो राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होता है, क्योंकि इनके प्रसाद पर्यंत रहता है। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग का प्रश्न पूछा गया है, शानदार सा प्रश्न पूछा गया है। मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसको करिए। अब देखो यहां पे अगर आर्टिकल 163 हम लोग देखें तो ये क्या करता है, आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए। वहीं पे आप देखेंगे आर्टिकल 164 आप देखेंगे तो ये कहता है कि मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, नियुक्ति, कार्यकाल आदि के बारे में।
आर्टिकल 166 अगर हम देखें तो ये क्या कहता है, राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन की बात करता है। आर्टिकल 167 आप देखेंगे तो यह मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने के कर्तव्य की बात करता है। इसलिए राइट आंसर आप देखेंगे तो 18 नंबर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जितने लोगों ने बता रखा है उनका बिल्कुल यहां पे आंसर राइट होगा। आगे बढ़िए और एक क्वेश्चन देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा। ये सारे के सारे क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है, आप कहीं पे भी इसको चैलेंज कर सकते हो, देख सकते हो आप खुद से भी। देखो आपसे कहा कि मान लीजिए राज्यपाल मंत्रिपरिषद, मान लीजिए राज्यपाल मंत्रिपरिषद की किसी सलाह से असहमत है। शमशेर सिंह केस 1974 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में राज्यपाल की शक्तियों की स्थिति क्या होगी, यह बात आपसे पूछा गया। अभी आप लोगों ने शमशेर सिंह केस 1974 पढ़ा है और इसमें आप लोगों को बताना है कि क्या होगा इसमें राइट आंसर। फटाफट से सभी लोग बताने का प्रयत्न करिएगा, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इस क्लास को हम कंप्लीट कर देंगे। ये थोड़ा सा आप सभी लोगों को यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट हमको समय दीजिए, तब तक आप लोग बताते रहिए। चलिए, पहला कह रहा है राज्यपाल मंत्रियों की सलाह के विपरीत व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करेगा, उसकी संतुष्टि उसकी व्यक्तिगत नहीं वरन मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होनी चाहिए। तो यह बात सही है, मतलब कि राज्यपाल अपनी मनमानी अपने व्यक्तिगत रूप से किसी को भी बर्खास्त नहीं कर सकता है। तो पहला ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कथन और कारण। कथन कह रहा है मुख्यमंत्री मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पूर्व ही तय करता है कि किसे कौन सा विभाग मिलेगा। बीच में लगाइए क्योंकि, क्योंकि कारण कह रहा मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ठीक बा। अब यहां पे आप लोग फटाफट से बताइएगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा सही होगा। इस क्वेश्चन में कौन सा सही होगा, तो आप सीधे कहेंगे पहला सही है, दूसरा गलत है। तो एक्सप्लेनेशन आपको देखना ही नहीं, क्योंकि इनको जो आप देखेंगे शपथ जो होता है वो कौन दिलाता है, तो आप कहेंगे राज्यपाल साहब दिलाते हैं। और केंद्र में कौन दिलाता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, यह आपको यहां पे बताना है कि राज्य मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है किसी भी राज्य में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या मुख्यमंत्री को छोड़ करके 11 से कम नहीं होनी चाहिए। यह बात गलत है, 12 से कम नहीं होनी चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है मंत्रियों की न्यूनतम संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी, तो यह वाला पॉइंट सही है। तो ऑप्शन बी यहां पे आप देखिए सीधा सीधा आपको राइट दिख रहा है। ठीक है ना, अभी आप लोगों ने यहां पे पीछे पढ़ा भी था। आगे देखिएगा, आगे आपसे कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि क्षेत्रीय परिषदों रीजनल या जोनल जो काउंसिल्स होती हैं उनके संबंध में मुख्यमंत्री की भूमिका क्या होती है, मुख्यमंत्री क्या करता है उसके लिए। तो ये आपको यहां पे बताना है इसका आंसर। 22 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताइएगा। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होती है। पहला करा वो हमेशा क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, गलत। योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। दूसरा करा वो संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जिसका कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष का होता है। तो ये ऑप्शन बी यहां पे जितने लोग भी सोच पा रहे हैं बाबू, उनका आंसर सही है। अब देखो यहां पे रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोग हो नहीं, मजा नहीं आ रहा है, आप लोगों की कमी खल रही है, लेकिन मैं भी मजबूर हूं, क्या करूं, आप लोगों को पढ़ाना है। लाइव नहीं हो पा रहा है, 1 हफ्ता तक आप लोगों के बिना ही रहना पड़ेगा। आप लोग रहते हैं तो अलग आनंद आता है क्लास में, तो इसीलिए मैं आप लोगों का पढ़ाई न रुके, तो ये आपका क्लास रिकॉर्डिंग में मैं दे रहा हूं। इसको अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दीजिएगा। और कैसा लग रहा है ये क्लास आप सभी लोगों को, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि विधानसभा का कोई सदस्य दल बदल के आधार पर सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो मंत्रिपरिषद में उसके पद पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके पद पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह तब भी 6 महीने तक मंत्री पद पर बना रहेगा, गलत। वह दल बदल के आधार पर सदस्यता के निर्भर होने पर मंत्री के लिए भी निर्भर हो जाएगा। यही आप लोगों ने देखा था ना दल बदल प्रावधान में, कि अगर वह इसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करके नहीं दल बदलता है, तो ऐसे में वो मंत्री भी है तो भी उस मंत्री का पद भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी यहां राइट है। आगे देखिए, आपसे कह रहा है कथन और कारण, 24 नंबर प्रश्न, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। कह रहा है पहला कि कैबिनेट समितियां, कैबिनेट कमिटीज राज्य सरकार के काम को आसान बनाने और मुद्दों को सुलझाने का कार्य करती हैं, क्योंकि कारण कह रहा है ये समितियां केवल अस्थायी प्रकृति की होती हैं, इनका गठन अल्पकालिक नहीं किया जा सकता है। अब देखो अल्पकालिक नहीं किया जा सकता है, अभी आपने क्या देखा,
अस्थाई भी समितियां होती हैं और तदर्थ भी समितियां होती हैं, इसलिए दूसरा का गलत हो गया। तो सीधे आप कहोगे यहां पे ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन ए तो सही दिया गया है कथन, लेकिन कारण गलत कर दिया गया, क्योंकि आपने देखा था कि समितियां एक अस्थाई होती हैं और एक तदर्थ होती हैं। यहां पे आपसे कह रहा है अस्थाई, इनको अल्पकालिक नहीं किया सकता, किया सकता है। तदर्थ समितियों को तो यही काम है, जब तक काम है तब तक रहो, फिर बाद में हट जाओ। चलिए अगला और आज का अंतिम प्रश्न, मुख्यमंत्री की प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत वह राज्यपाल को किन अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श दे सकता है, यह आपको बताना है। किन के नियुक्ति के संदर्भ में परामर्श दे सकता है? पहला करा राज्य का महाधिवक्ता, आर्टिकल 165 के तहत दे सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, नियुक्ति तो करवा सकता है राज्यपाल से यही, लेकिन इनको हटाएगा कौन? इस सेकंड वाले लाइन को ध्यान रखिएगा, जिसका आप लोग पेपर दे रहे हैं, जिस आयोग का नियुक्ति करवाता है मुख्यमंत्री ही राज्यपाल से कह के इनकी, लेकिन हटाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति आप देखेंगे तो यहां पे कौन करता है? तो ये आप देखेंगे राज्यपाल से कह करके मुख्यमंत्री ही करवाता है। हर किसी की नियुक्ति में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद शामिल होती है, ये आपको ध्यान रखना। लीपापोती रहता ही रहता है, इनडायरेक्टली वो शामिल होती है। तो सलाह देती है तब वहां से राज्यपाल राज्य में करता है, और केंद्र में जब प्रधानमंत्री ये सलाह देता है तो राष्ट्रपति करता है। ठीक ना? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 सारे के सारे यहाँ पे सही थे। तो साथियों ये करीबन करीबन आप देखिए कितनी फास्ट हम लोग क्लास किए हैं कि 46 मिनट में आपकी ये पूरी क्लास कंप्लीट हो गई, जिसमें आपका मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद कंप्लीट हो गया। फालतू में हम क्लास की समय सीमा को क्यों बढ़ाएं? इसीलिए मैं बहुत फास्ट बोलता हूं। कहीं पे अगर ऊपर नीचे हो गए होंगे शब्द तो आप लोग इतना अंडरस्टैंडिंग बना चुके हैं कि आप उसके समझ सकते हैं। उस एक बात पे डील मत करिएगा या जज मत करिएगा मुझे, ठीक है ना? तो कैसा लगा आप सभी लोगों को ये क्लास, आप लोग जरूर बताइएगा। और अभी एक हफ्ते तक हम लोग इसी तरीके से मिलते रहेंगे, ऐसे ही हमारा हालचाल हो जाएगा। आप लोगों को अगर हमसे बात करना होगा तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, वहां हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है ना? अपना एक फीडबैक जरूर दीजिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट और प्यार दिया है, जो कि मैं यूट्यूब को भेजा और यूट्यूब को भी लगा कि हाँ वाकई में ये ऑथेंटिक कंटेंट बनाते हैं। और आप लोगों की वजह से अपना चैनल अभी एक स्टेप सही हो गया, 50% सही हो गया, 50% और बचा है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करिएगा वो 50% क्राइटेरिया भी खत्म हो जाए और अच्छे से हम लोग अच्छे से मिलकर के पढ़ाई करें। बाकी अच्छे से मेहनत करिए, और कितना आप 25 क्वेश्चन में से स्कोर कर पाए अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो कैसा लगा क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते। आज का टारगेट आपको टेलीग्राम पे चला जाएगा और कल उसकी क्लास होगी। थैंक यू सो मच, आप सभी को प्रणाम।